Assalamu alaikum everyone. Today's our topic is organizational development. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। और आप सबको मैं एक जस्ट अ मिनट, मुझे इधर की लाइट्स ऑन करें, फिर बात करता हूँ। लक्ष्मण भाई, एक जी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप हमारे साथ क्लास में शामिल हुए हैं। और मजीद कुछ हमारे पार्टिसिपेंट है वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। और तो हम बहरहाल फिर भी स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने इसको टाइम पे वाइंड अप करना है। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करें आप सब लोगों के साथ मिलके। और उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि बाद में आने वाले लोग जो हैं वो रिकॉर्डिंग से मुस्तफीद हो जाएंगे। और जो उनको हम प्रेजेंटेशन देंगे, जो मटेरियल है डिस्कशन का, वो हम उनके साथ शेयर करेंगे, तो वो भी उससे फायदामंद हो सकती हैं। उसके अलावा कभी किसी भी टाइम पे कोई सवाल उनके जहन में आता है, किसी भी पार्टिसिपेंट के जहन में आता है, तो वो ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं। टॉपिक मेरा जो आज का ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, ये अभी डिस्कस करने हम जाएंगे और देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की क्या वैल्यू है। और कुछ दिन पहले भी हमारे एक पार्टिसिपेंट थे फैसल कुरैशी साहब, उन्होंने भी हमें इस हवाले से पूछा था कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होती है। तो आज हम हमारे इस 2 आवर्स के सेशन के अंदर हम इसको डीपली स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होती क्या है और इसकी वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मॉडर्न एचआर जो इवॉल्व होता चला जा रहा है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पे स्टैंड करती है और इसकी कितना पिविटल रोल है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के अंदर, राइट। तो मैं सबसे पहले जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, यासिर, सैयद नूरुल तहा और सिमल नसीब, मैं चाहूँगा कि आप अपना अपना ओपिनियन दें कि इस टर्मिनोलॉजी से, जिसको उर्फ आम में ओडीबी कहा जाता है, ओडी या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, तो इसको आप क्या समझते हैं और इससे क्या परसीव करते हैं आप, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सैयद नूरुल तलहा साहब जो हैं वो मुझे इस बारे में थोड़ा सा बता दें। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है बहुत सारी जगहों पर, जैसा कि इम्तियाज़ में भी है। जी तो बिल्कुल। बेसिकली उस डिपार्टमेंट का जो रोल होता है वो ट्रेनिंग से मुंसलिक होता है, मतलब उसके अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है। और उसी हवाले से हमारे जो जैसे पीओएम बनता है, परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, और ये सारी चीज़ें, मतलब लोगों को अ, मतलब डेवलप करने के लिए उनके लिए बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर की जाती हैं।
और कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती हैं हमारे पास। जी तो सर मैं इसमें यही कहूँगा कि बेसिकली ये एक ट्रेनिंग एंड ओडी डेवलपमेंट होता है, पूरा एक डिपार्टमेंट। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ना ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को मुख्तलिफ एचआर की स्ट्रीम के साथ भी मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड टैलेंट मैनेजमेंट या टैलेंट एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एंड सम टाइम बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ये अलोन भी होता है, अपने ही रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अ, जी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का तो बहुत से हवालों से इसको डिस्कस किया जाता है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं बाकी पार्टिसिपेंट जब ज्वाइन करेंगे तो उनसे भी हम उनकी ओपिनियन ले लेंगे, राइट। और तो देखते हैं कि ये होती क्या चीज़ है। मॉडर्न एचआर, जो जैसे जैसे एचआर इवॉल्व होता जा रहा है, ये इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश कर लिया गया है। और इसकी भी पूरी एक कैरियर की स्ट्रीम है, जो जूनियर लेवल से स्टार्ट होकर, यानी ऑफिसर से लेवल से स्टार्ट होकर इवन डायरेक्टर तक जाती है इसकी स्ट्रीम। यानी डायरेक्टर लेवल तक इसकी हायरार्की डेवलप कर दी गई है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इसको एचआर की डोमेन के अंदर रखा गया है। जी, एचआर ही इसको सुपरवाइज करती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को एचआर से इंडिपेंडेंट कर दिया गया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में रीजनल लेवल पे भी ओडी के डिपार्टमेंट को डिसेंट्रलाइज करके एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये डाइवर्सिटी है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, उनकी नीड के हिसाब से, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए इसको इस तरह से देखिए चलाया जा रहा है, इसको इस तरह से डेवलप किया जा रहा है, राइट। It is the application of social sciences technique to plan change in organizational setting for the purpose of enhancing organizational effectiveness and the development of individual। ठीक है, क्योंकि बिजनेस ने हमेशा ग्रो करना है, ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो करना है, इंडिविजुअल ने भी ग्रो करना है, राइट। ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इंटेंशनली ग्रो करें, या आप जो सिचुएशंस हैं या सर्कमस्टांसेस हैं, उनकी कंडीशन पे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप ग्रो कर रहे हो ना। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे प्रोएक्टिव होकर ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे खुद को, चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर आपको आपकी अप्रोच प्रोएक्टिव होगी। लेकिन अगर आप खुद से कोई इंटेंशनल एफर्ट नहीं कर रहे और बस आप हालात के धारे पे चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आपको रिएक्टिव होना पड़ेगा। तो आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच हो नहीं सकेगी, आपको हमेशा रिस्पॉन्स ही देना पड़ेगा, रिएक्ट ही करना पड़ेगा किसी भी एक्शन के अगेंस्ट। तो जब आप रिएक्ट करते हैं तो चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं होती। फिर आपकी एक्शंस की वैल्यू नहीं होती, फिर आपके एक्शन भी आपके कंट्रोल में नहीं होते। तो ये एक इंटरवेंशन है जो इंटेंशनल इंटरवेंशन है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जो इंटरवेंशन है, उसका पर्पज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया जाए, इंडिविजुअल को भी डेवलप किया जाए, टीम को भी डेवलप किया जाए, डिपार्टमेंट को भी डेवलप किया जाए। और डेवलपमेंट एक प्रोसेस है चेंज का। इसको समझने की कोशिश करें। जो भी डेवलपमेंट होती है ना, चाहे इनवर्स हो, यानी कि बैकवर्ड पे हो या फॉरवर्ड हो, आगे की तरफ हो, वो हमेशा, वो डेवलपमेंट हमेशा जो है वो चेंज से मुंसलिक होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाता है। चेंज होगी तो आप डेवलप होंगे, चाहे आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी तब भी चेंज है, आपने आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर गई तो वो भी एक चेंज है, यानी स्टैटिक नहीं है। तो आपको जब एक्सेप्ट करना है चेंज को, आगे बढ़ना है, तो फिर अल्टीमेटली आप इसको जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का कंपोनेंट है, इसको अप्लाई करेंगे। जी यासिर, आपने हैंड रेज किया, तो मैं चाहूंगा कि सर आप ये जो कुछ इदारे जो है कंपटीशन के लिए लाइसान का इस्तेमाल करते हैं ना मुख्तलिफ इदारों के साथ, हम्म, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में आता है या नहीं? दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं। सर ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए जो है लाइसान करते हैं ना, लाइसान ऑफिसर बना देते हैं।
तो लाइजोनिक। वो भी सर एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में आता है या नहीं? जी जी बिल्कुल, आप सोचो ना, कभी ये लाइजोनिक ऑफिसर नहीं होते थे, नहीं होते थे ना। तो जी ये नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट लेवल है ना, कि लाइजोनिक भी डेवलप करनी है आपने, कंपटीशन के साथ भी जी लाइजोनिक डेवलप करनी है। अच्छा मजे की बात बताओ ना, कम समटाइम हम समझते हैं कंपटीशन हमारे अगेंस्ट है, हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है, लेकिन जी। ये ऐसे समझते हैं, लेकिन ये भी एक डिसेप्शन है। बस आप कौन सी इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं, मुझे बताइए जरा। मैं तो सर हेल्थ में हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर, अच्छा गवर्नमेंट एमटीआई सेक्टर में ना? मरदान। जी जी गवर्नमेंट सेक्टर में। अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से मैं मिसाल देना चाहूंगा आपको। आप देखते होंगे ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज किसी एक डिजीज के ऊपर कंपेन बनाती हैं, बहुत ज्यादा जी कंपेन सर। करती हैं, जैसे डायबिटिक के ऊपर करती हैं, अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, या ओस्टियोप्रोसिस के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, ओस्टियोप्रोसिस के ऊपर जी बात सर। करती है ना। तो वो दवाई जी बेचने की सर। बात तो नहीं करती, वो अवेयरनेस क्रिएट बिल्कुल। करती है ना। वो क्या कर रही है, हालांकि हो सकता है वो हर तरह की कंपनी कर रही है, जिस यानी कंपटीटर्स भी कर रहे हैं, जिनका उनके साथ जी कंपटीशन है, उनके साथ भी वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब देखो सोचो यार कि सारी कंपनीज जो एक दूसरे को compete कर रही हैं, वो अवेयरनेस की बात कर रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन कंपनीज ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने साइज, जो केक का साइज है ना, उसको बड़ा करना है, अवेयरनेस को ज्यादा से जी ज्यादा करना है। अवेयरनेस जब ज्यादा से ज्यादा होगी, लोगों को पता चलेगा, तो केक का साइज बड़ा होगा, तो बड़े केक में से उनको जो शेयर मिलेगा, वो ज्यादा शेयर मिलेगा। समझ आई? और जो बिल्कुल। पेस्ट्री, अगर पेस्ट्री के ऊपर लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, स्मॉल पीस ऑफ केक के ऊपर लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, उसी के ऊपर एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ जाएं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर अल्टीमेटली नुकसान होगा ना। एक छोटा सा शेर है, उस शेर के अंदर यानी छोटी सी पेस्ट्री है, और उसके अंदर कोई 10 हिस्सेदार बन जाए, 5 हिस्सेदार बन जाए, सबके हिस्से में छोटा छोटा पोर्शन आएगा, और किसी की भी जी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। अब कंपटीशन मिल के क्या कर रहा है, सारे लोग एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं, सब लोगों का एक दूसरे से मुकाबला है, लेकिन वो अपने सेगमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, साइज ऑफ केक को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि केक में से सबको हिस्सा मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। समझ जी आई? तो ये सर। कंपटीशन। कुछ वो पहले जो है कुछ इदारों में इस तरह होता था सर, पहले जिस तरह हम अगर एक कैमरे का रोल होता था, या शीका नाम था क्या, इस तरह एक दूसरा टाइपराइटर था ब्रदरहुड वाले, तो जी वो जी मैनेजर जो है वो फोर्सी नहीं कर सकते थे, तो उस वक्त मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट नहीं था, या इसका रुझान नहीं था कि वो पीछे रह गए जी वो बिल्कुल। इदारे। बड़ी बड़ी कंपनी, यशिका है, कैनन है ना, इनका माइंडसेट ये पुराना वाला माइंडसेट था, एक्फा वगैरह, ये बहुत सारे थे, कोडेक है, ठीक है, जी तो उन्होंने चेंज नहीं किया। नोकिया है, चेंज नहीं किया ना, डेवलप नहीं जी हुए, तो किसी भी प्रोसेस में डेवलप नहीं हुए, तो अल्टीमेटली वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, ठीक है। बिल्कुल। अभी मिसाल के तौर पे आपके, आप हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है, आप तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि वो लोग हेल्थ केयर सेक्टर से रजू करें, ठीक है, बिल्कुल। बजाय ये कि वो घरों पे ही इलाज करना शुरू कर दें, किसी क्वैक के हथे चढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर ये अवेयरनेस है, लिटरेसी इंक्रीज हो, तो फिर वो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास आएंगे, इलाज करने के लिए आएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे प्रॉपर, इथिकल, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा ना। जी तो ये कंपटीशन हेल्दी भी होता है। कंपटीशन अगर पॉजिटिव सेंस में समझे, तो कंपटीशन में सबसे ज्यादा पहले साइज को इंक्रीज करना है। ऑर्गेनाइजेशन भी अपने बिजनेस को, उस सेक्टर को इंक्रीज करती है, लाइजनिंग डेवलप करती है एक दूसरे के साथ, सेम इंडस्ट्री के अंदर, सेम कंपटीटर के साथ ना, ताकि मिल जी के ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जिससे पूरे का पूरा सेक्टर इंक्रीज करे और जी बड़ा हो जाए ना। ये भी एक डेवलपमेंट है, बिल्कुल। ये भी चेंज है, ये भी कंसेप्ट पहले नहीं होते थे, अब ये कंसेप्ट आ रहे जी हैं, लोगों ने इसको जी पॉजिटिव समझना शुरू कर दिया ना। जी तो जब ये कंसेप्ट आना शुरू हो गए हैं, तो लोग उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो अब यानी कि पहले से सिनेरियोस चेंज होना शुरू हो गए हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस बड़े होते जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो ये है। थैंक यू। अभी थैंक हम यू। स्टडी करते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को, इसके प्रोसेसेस को करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, ये ओडी है ना, ये डूएर वाला काम नहीं है, ये इनिशिएटिव के साथ चल रहा होता है। आपने इनोवेशन करनी होती है, हमेशा इनिशिएटिव को लेके चलना होता है, और इसमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और आपका अपना भी बड़ा रोल है, आपकी कितनी फ्रीडम है, आपको कितनी लीडरशिप, आपकी लीडरशिप का माइंडसेट इनोवेशन की तरफ है, कितनी ज्यादा वो चेंजेस लेके आती है आपकी लीडरशिप, ठीक है।
तो लीडरशिप कितने इनिशिएटिव लेते हैं, कैसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि सब लोग इस पे आ जाएं कि यार हमने इनिशिएटिव लेने हैं, हमने चेंजेस लेके आनी है, हमने ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट में काम करने हैं, हर कॉस्ट कटिंग पे काम करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पे काम करना है ना। उसके लिए हम क्या क्या मेजर ले सकते हैं, कौन कौन से क्वालिटी सर्कल लेके आ सकते हैं, तो ये सारे के सारे हम यूज करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लीडरशिप के इनिशिएटिव लेना और इनिशिएटिव के ऊपर उनका बिलीव करना। फिर डायग्नोसिस करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो अंडर द कारपेट छुपाने वाले प्रॉब्लम ना हो, उसको वो देखिए, उसका इलाज करें। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को छुपाना शुरू कर देते हैं इस डर से, और उन्हें पता नहीं कि प्रॉब्लम को छुपाने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होता। ठीक है, तो वो अंडर द कारपेट उसको छुपाना शुरू कर देते हैं, अचानक फिर किसी वक्त में बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाता है। तो बॉटम अप यानी हर लेवल पे जाके आपने ग्रास रूट लेवल पे जाके भी डायग्नोज करना है, कोई अगर प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई जिनको ट्रबल शूट करना है या कोई और भी चीज़ है ना। फिर उसके बाद क्या करना है कि उसके सिचुएशन को एनालिसिस करना है, जो आपकी फाइंडिंग आई ना उस फाइंडिंग का एनालिसिस करना है, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसके ऊपर सेशंस कंडक्ट कराने हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करने हैं। तो उसके बाद फिर आपने एज पर द नीड, जो आपको नीड फाइंड आउट की, उसके हिसाब से फिर आपने जो ओडी के इंटरवेंशन हैं वो लेके आने हैं। ठीक है जी। जो डिजाइन किए हैं आपने प्रोग्राम्स, जो इंटरवेंशन आपने क्रिएट करनी है, जो मतलब किसी को लेके जाना है, ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिपार्टमेंट को आपने आउटिंग पे लेके जाना है, या ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई ट्रेनिंग करानी है, कोई और सेशन कराने हैं, या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कराने हैं, या कोई थिंक टैंक डेवलप करना है, या एंगेजमेंट बनाने के लिए लोगों को डेवलप करना है, कोई टास्क क्रिएट करना है, कोई बिजनेस प्लानिंग करनी है, कुछ भी करना है जिसमें सब लोग मिलते हैं, तो वो इंटरवेंशन जो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की, वो आप इंड्यूस कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट इज चेंज मैनेजमेंट, कि कंटिन्यूसली आप बिलीव कर रहे होते हैं चेंज के ऊपर, और चेंज के लिए आप एफर्ट भी लगा रहे होते हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव को लेकर चल रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो डेवलपमेंट समझ लो, जो डेवलपमेंट है ना वो चेंज है। चेंज को अडॉप्ट करना, चेंज को एक्सेप्ट करना, चेंज को अप्लाई करना, चेंज को इम्प्लीमेंट करना, डेट इज आर डेवलपमेंट। हम अभी अगर हमारी डिफरेंट बैकग्राउंड है एजुकेशन के अंदर, ठीक है, तो हम अगर तो हमने मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद मास्टर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, बिजनेस एजुकेशन में चले गए, फार्मास्यूटिकल की एजुकेशन कर ली, दैट इज द काइंड ऑफ चेंज। चेंज किससे हुई? डेवलपमेंट से, कि आपने नेक्स्ट लेवल का सोचा और नेक्स्ट लेवल पे खुद को लेके आ गए। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कि जिसमें आपने डायग्नोज भी करना है, सिचुएशन के बारे में वाकिफ भी होना है, और इनिशिएटिव भी लेने हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी करना है, दूसरे लोगों को भी इंक्लूसिव भी होना है, दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज देनी है कि वो लोग भी आके एंगेज हो, इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है जी। फिर जाके आपने जो इंटरवेंशन डिसाइड किए हुए वो लेके आने हैं। तो इसमें बड़ी चीजें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। परसों का होगा फर्स्ट हाफ। यस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको हम इंटरव्यू कल का नहीं हो सकेगा, परसों का होगा फर्स्ट हाफ। जस्ट अ मिनट, मैं एक किसी को म्यूट करूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब मेरे ख्याल माइक 2-3 लोगों का अनम्यूट था। राइट। तो जी ये बेसिकली है, और इसमें हमें सोचना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं ट्रू सेंस में, तो हमें किन किन कंपोनेंट की जरूरत है। हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को देखना है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को देखना है, और जो वर्किंग का मैकेनिज्म है उसको देखना है, फिर रिवॉर्ड मैनेजमेंट को देखना है, जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं उनको क्या कर रहे हैं, लीडरशिप को देखना है कि हर लेवल पे लीडरशिप के कौन कौन सा रोल एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन कौन सा रोल एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपना लीडरशिप का रोल एस्टेब्लिश करें। फिर लोगों के और टीम्स की और डिपार्टमेंट के और विद इन द टीम आपस में लोगों के रिलेशनशिप कैसे हैं, कोहेसिवनेस कैसी है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि आपके लोगों की आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही हो तो रिलेशनशिप अच्छे हों और रिलेशनशिप खराब हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं कर सकती। लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को काटने के चक्कर में रहें तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगी, डेवलप नहीं होगी ना। तो फोकस इन चीज़ों पर रखना, ये सारे कंपोनेंट हैं जो हम देखते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह की लीडरशिप है, रिवॉर्ड मैनेजमेंट कैसे है, रिकग्निशन कैसी है। ठीक है। और तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर। राइट। एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ये किस तरह से इंड्यूस कराया जाता है
या इंडक्ट कराया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो पहले तो आप क्या करते हैं, आप एज अ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए भी एज अ एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपकी कोई कंसल्टेंसी फर्म है या आप फ्रीलांसर कंसल्टेंट हैं या ओडी स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं, तो आप एज अ कंसल्टेंट भी किसी फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर असाइनमेंट बेस्ड टास्क ओरिएंटेड होके। तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, सारे प्रोसेस के अंदर आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंज के लिए आप जाए ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होना हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को शो ना करें। आप आराम से चुप करके एंटर हों, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, स्टडी करें, चुप करके स्टडी करें। यानी आप लो प्रोफाइल में रह के ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को स्टडी करें, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को स्टडी करें, ऑर्गेनाइजेशन के मैकेनिज्म और जो मोडेलिटीज़ हैं उनको स्टडी करें। फिर आप जब स्टडी कर लिया किसी भी जगह में, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है, उसके बाद डायग्नोज करें। डायग्नोज करने के बाद यानी बीमारी की तशखीस करें, प्रॉब्लम की तशखीस करें। और उसके बाद क्या करें कि फिर अपना डाटा एनालिसिस करें। हर डिपार्टमेंट को आप देखेंगे, हर टीम को आप देखेंगे, हर जो कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन को उसको स्टडी करेंगे, वहां से फिर डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद उस डाटा को एनालाइज करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। जैसे सेल्स का डाटा है, मार्केटिंग का डाटा है, सप्लाई चेन का डाटा है, हर तरह का टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे आप, टास्क की मैनेजमेंट को देखेंगे, और कंप्लीशन और अकम्पलिशमेंट और जो इस तरह की सारी चीजें हैं उनकी भी इवेल्युएशन और उनकी भी स्टडी करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, सर्वेस करेंगे। ये सारे करके आप अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ये प्रोसेसेस हैं कि एक जो इंटेंशनल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की इंटरवेंशन आप करते हैं तो किन किन प्रोसेस में से गुजर के करते हैं, लोगों का फीडबैक लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस सारे डाटा के बाद, इस सारे फीडबैक के बाद आप इंटरवेंशन को डिजाइन करेंगे कि कौन कौन सी ओडी की इंटरवेंशन आपने करनी है, किस किस तरह से आपने इंटरवीन करना है प्रोसेस के अंदर, चीज़ों के अंदर, कि आप अपना इम्पैक्ट डाल सकें। फिर उसके बाद क्या करेंगे जी, जब ज़ाहिर आपने इंटरवेंशन डिज़ाइन कर ली, प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिए, प्लान डिज़ाइन कर लिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए, तो फिर क्या करेंगे, आप उन प्लान को लेके उन प्लान्स की ऑनरशिप के ऊपर बात करेंगे। और उन प्लान्स की वजह से होने वाली चेंजेस को आप लीड भी करेंगे और उन चेंजेस को आप मैनेज भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे। सम टाइम आप लीड करेंगे फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सम टाइम आप लीड करेंगे लीडिंग फ्रॉम द बिहाइंड, जिसको आमतौर पे सर्वेंट लीडरशिप भी कहा जाता है। ये नहीं तस्वर करें कि आप सबसे पीछे हैं तो आप लीड नहीं कर रहे, हो सकता है सबसे पीछे रह के भी आप लीड कर रहे हो। ठीक है। तो लोगों को जो लीड करने का आप मौका देते हैं ना, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ लीडरशिप। इसमें भी आप लीड कर रहे होते हैं। ये ना समझे आप कि लोगों को लीड करने की अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी लीडरशिप कहीं पीछे रह जाएगी, नॉट एट ऑल। ये मिसकंसेप्शन है, ये डिसेप्शन है। जब आप किसी डिपार्टमेंट को, किसी जूनियर को, किसी और भी किसी भी यानी कि इंडिविजुअल को, रिसोर्स को अपलिफ्ट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए उसको लीडरशिप के मौके पर फराहम करते हैं, लीडरशिप की लीड करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो इनफैक्ट यू आर द रियल लीडर, जिसके अंदर ये करेज है कि दूसरे लोगों को वो लीड करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट। तो इन इंटरवेंशन है, आपने लीड करना है और ऑनरशिप लेनी है और मैनेज करना है चेंज को। उसके बाद क्या करेंगे जी, आपने जो इंटरवेंशन की, उनको इवेलुएट करना है। इवेलुएशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ चेंज। आपने देखना है कि किस तरह से वो जो आपने इंटरवेंशन लेके आए चेंज के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को आपने इंट्रोड्यूस कराया और उनको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ऊपर, और कितने ज्यादा डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने उसको ऑन करके उसको वो कर दिया, ऑन करने के बाद अडॉप्ट कर लिया, यानी इंटरनलाइजेशन की कर लिए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर लिया है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। अपने ग्रुप के अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया है, अपनी टीम के अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया है, अपने डिपार्टमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया है, और वो बढ़ चढ़ के आपके उस जो इंटरवेंशंस हैं उनको अडॉप्ट करते हुए उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ओनरशिप का लेना ज़रूरी है। जब आप
के लोग ओनरशिप नहीं लेंगे तो आपका हर इनिशिएटिव फ्लॉप हो जाएगा, हर इनिशिएटिव फेलियर का शिकार हो जाएगा। तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपके लोग किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की ओनरशिप लेते हैं और आपने उनका कन्विक्शन, उनका यकीन, उनका ईमान, उनका फेथ किस तरह से डेवलप करना है कि वो आपकी चीज़ों को लेके, उसकी ओनरशिप को लेके, उसकी अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का रोल प्ले करें और समझें कि ये उनके अपने बेटरमेंट के लिए काम है, क्योंकि उनकी सबसे पहले जो बेटरमेंट होगी, उनकी अपनी डेवलपमेंट होगी, वो डिपार्टमेंट की, टीम की डेवलपमेंट होगी और फिर टीम की डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट और अल्टीमेटली एग्जिबिट करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही ग्रो करती है जबकि वो पूरी की पूरी हर इंडिविजुअल ऑनरशिप के फीलिंग के साथ आगे बढ़ रहा हो। ठीक है, तो ये हमने अब देखा वो अंडरस्टैंड करने के लिए कि ऑनरशिप का होना जरूरी है और प्लान इंटरवेंशन का होना भी जरूरी है। ये एक मॉडल हमने डिस्कस किया है कि क्या मॉडल है, इसको देखते हैं जरा क्या है कि इसका फायदा क्या होगा। ठीक है जी, और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई है कि हम इसको लेके आए। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, सब स्मूथ चल रहा था, लेकिन हमेशा हमेशा हमारे सामने एक चैलेंज होता है। किसी के लिए भी चैलेंज होना भी चाहिए, आपके लिए भी होना चाहिए, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, कि आप हमेशा ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि आपका नेक्स्ट लेवल क्या है, व्हाट इज न्यू देयर फॉर यू। ठीक है, आपका अपना नेक्स्ट लेवल क्या है, आपने जिस नेक्स्ट लेवल पे जाना है उस लेवल को अचीव कैसे करना है। ठीक है, तो व्हाट इज, आपने हमेशा खुद को एक्सप्लोर करना है कि व्हाट इज योर नेक्स्ट लेवल। सोचिएगा कभी इस बात के ऊपर कि नेक्स्ट लेवल कौन सा है जिसपे हमने जाना है और हमने इसको एक्सप्लोर करना है और उस पर जाके कंसोलिडेट करके फिर उसके ऊपर कंसोलिडेशन के बाद उससे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, राइट। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। While companies use organizational development strategies to pursue a variety of strategic goals, there are a few objectives that are common to most OD initiatives। के बहुत सी चीजों को वो लेके आना चाह रहे होते हैं, बहुत से एरियाज में डेवलप करना चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो कॉमन है और जिनके अंदर वो एक्सेल करना चाह रही होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कॉमन एरियाज कौन कौन से हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो भी इधर आ गया ना वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है या कंटिन्यूअसली वो डिक्लाइन कर रहा है। अगर आप ग्रोथ की एफर्ट करते हैं तो आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करेंगे, आप ग्रोथ की एफर्ट नहीं करते तो आप डिक्लाइन में जाएंगे। आप ये ना समझो कि आप कहीं पे खड़े रहोगे, क्योंकि जिन लोगों के साथ रिलेटिव होकर आप चल रहे हैं वो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, तब भी आप पीछे रह जाएंगे। और अगर आप इंटेंशनल नहीं होते तो फिर जाहिर है कि आप अल्टीमेटली पीछे तो जा ही रहे होंगे, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बैकवर्ड डेकाडेंस के ऊपर या डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद भी ये है, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आगे से आगे बढ़ते रहें। अगर आज क्योंकि प्रॉब्लम भी बढ़ते जा रहे हैं ना आपके साथ, इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन के जिस जिस एनवायरनमेंट में उन्होंने सर्वाइव करना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर उन चैलेंजेस को कॉप अप करने के लिए, उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए जरूरी ये है कि हम फोकस कर दें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर, इनोवेशन लेके आए, नए नए तरीके लेके आए, राइट। और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव अचीव होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डेट इज अ बेटर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है लोगों के साथ, कि लोग एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट हो जाएं, राइट, एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट होके कम्युनिकेट करें। ग्लास डोर पॉलिसी हो, किसी किस्म की बात कम्युनिकेट करने में, आइडिया फ्लोट करने में, आइडिया डिस्कस करने में किसी किस्म का कोई हर्डल ना हो। ये जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बेटर करने के लिए कि कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो और चैनल्स ओपन हो, लोग एक दूसरे के साथ ओपन हो। उसके बाद क्या है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय डेवलपमेंट, राइट, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले हर जो इंडिविजुअल है उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट में फोकस हो। तब एम्प्लॉयमेंट की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होगा ना तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, डिपार्टमेंट बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है जिसकी डेवलपमेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिसकी बेटरनेस के लिए आप काम कर रहे हैं,
वो ज्यादा एंगेज हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और फिर वो ऑनरशिप लेके ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर अपना पॉजिटिव और पिवटल किस्म का रोल प्ले करेगा। फिर डेवलपमेंट क्या होता है, डेट इज अनदर थिंग। बिजनेस का एक एस्पेक्ट है, डेट इज अगर मैन्युफैक्चरिंग है या कोई प्रोडक्ट है जिनको सेल करना है, प्रोडक्ट को मार्केट करना है, प्रोडक्ट को लेके चलना है, तो कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट के अंदर और उनकी जो सर्विसेज हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, उनको भी इंक्रीज करना है, उनको भी इम्प्रूव करना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप, बैंकिंग सेक्टर है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी। तो आप हमेशा चाहते हैं, आप में से जो लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी से हैं या हेल्थ केयर सेक्टर से हैं, या तो सर्विस को बेटर कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट को बेटर कर रहे होते हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाए। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो कस्टमर की रिटेंशन का लेवल भी इंक्रीज कर जाएगा। कस्टमर की रिटेंशन भी इंक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। रिटेन करना इजी होता है एक्वायर करने से, क्योंकि एक्वायर करने के बाद एक्वायर करने के ऊपर आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, टाइम की भी और फाइनेंस की भी। जबकि रिटेन करने के ऊपर आपको इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, राइट। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि सर्विसेज को भी इम्प्रूव करें और प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव करें। प्रोडक्ट अगर कोई पहले उनकी पैकिंग डिफरेंट थी तो अब आप पैकिंग डिफरेंट कर लेंगे। प्रोडक्ट अगर सर्विस अगर पहले थोड़े लोएस्ट लेवल पे थी तो आप सर्विस डिलीवरी का लेवल इंक्रीज कर लेंगे। पेट्रोल पंप के ऊपर आप जाते हो ना, पेट्रोल भरवाते हो, बड़े बड़े पंप्स हैं जैसे शेल है, कार्टेक्स है या पीएसओ है, तो पहले सिर्फ इतना ही गनीमत समझा जाता था कि यार पेट्रोल भर दे तो काफी है ना, फ्यूल अगर डाल दे गाड़ी के अंदर तो ये बहुत है। अब क्या होता है, अब साथ ही एक आदमी फ्यूल डालने आ जाता है, साथ ही आपका एक बंदा वाइपर लेके आपके जो विंड स्क्रीन है उसको सही करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। साथ ही कोई और ऑफर करना शुरू कर देते हैं आपको कि हमारी ये भी ऑफर है, ठीक है। तो पहले सिर्फ ये होता था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाती थी, तो वो भी बड़ा समझा जाता था कि बड़ा तीर मार लिया ना, बड़ा जरूरी है, कोई करता था कोई नहीं करता था, ठीक है। लेकिन अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन से भी ज्यादा आगे की बात आ चुकी है, डेट इज कस्टमर डिलाइट। ये सेटिस्फाई नहीं करना, प्रोडक्ट भी देनी है, क्वालिटी भी देनी है, और सभी दे रहे हैं, आपने सिर्फ आप अकेले नहीं दे रहे, लेकिन अब आपने कस्टमर को एंगेज रखना है, कस्टमर को खुश रखना है, ये जरूरी चीज हो गई है अब, जो उससे ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। यानी सर्विस को भी इम्प्रूव करना है, प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव करना है, उसके अंदर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, और नई नई चीजें उसके अंदर ऑफरिंग को बेटर करना है, राइट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, राइट। फिर उसके बाद क्या, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए, अल्टीमेटली आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। जब प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट के वो वेज इंट्रोड्यूस करने हैं, वो वेज इंड्यूस करने हैं जिनकी वजह से आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाए, और ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो लेस हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर जाए। तो ये भी अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव है ना, ताकि आप सरवाइव कर सकें इंडस्ट्री के अंदर, और आप एक्सेल भी कर सकें, आप आगे बढ़ भी सकें, ये भी जरूरी है। सेक्टर की जो ग्रोथ है ना, आप जिस सेक्टर में काम करें उस सेक्टर की ग्रोथ से आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ज्यादा होगी। इंडस्ट्री की ग्रोथ से, अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 8% के हिसाब से, अगर अल्ताफ साहब है हमारे साथ और यासिर साहब हैं और इनका हॉस्पिटल जो है वो 10-11% से ग्रो कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आप आगे हैं, आपकी ग्रोथ ज्यादा है, तो आप सर्वाइव ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, राइट। जिस तरह आजकल का रिसेशन का जमाना चल रहा है तो उसमें वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रही है जिन्होंने चीजें रिजर्व में रखी हुई हैं और जिनकी अपनी ग्रोथ सेक्टर की ग्रोथ से ज्यादा है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी ग्रोथ बाकी लोगों की, बाकी इंडस्ट्री की और सेक्टर की ग्रोथ से ज्यादा हो। तो ये भी, और ये इसीलिए ज्यादा होगी जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो आपके पास सर्वाइव करने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, आप सर्वाइव भी ज्यादा बेटर वे में कर सकेंगे, राइट। अभी देखते हैं जी, अब जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक तो बज़ाहिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन इसकी अंडरलाइंग वैल्यूज क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज
कंसेप्ट ऑफ पीपल, लोग क्या समझते हैं, जो काम लोग कर रहे हैं उस काम को लोग क्या समझते हैं, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों की क्या फीलिंग्स है, क्या एहसास हैं उन कामों से लेके ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी अटैचमेंट के हवाले से, राइट। फिर आप देखेंगे ये कंसर्न फॉर साइंसेज, कि आपने किस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, रीजनिंग को, लॉजिक को अडॉप्ट कर लिया, लोग किस तरह से लेते हैं उसको। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं कि आप इंक्लूसिवनेस लेके आ रहे हैं, हर आदमी को इंगेज करते हैं, और आप समझते हैं कि हर आपके जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनके अंदर सब लोग, हर हर डिपार्टमेंट का हर आदमी, फ्रॉम टी बॉय टू मैनेजिंग डायरेक्टर तक सब लोग इन्वॉल्व हों, सीईओ तक सब इन्वॉल्व हों, सब एंगेज हों और सब उसको ऑन करें, और सबकी इंक्लूजन हो, सब उसके अंदर पार्टनरशिप लेके चलें, सब उसके स्टेक होल्डर बने, इक्वल स्टेक होल्डर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, डेजिग्नेशन डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन फीलिंग सेम हो जाए, अटैचमेंट सेम हो जाए। तो ये फिर आप देखते हैं कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी रखने हैं आपने, सबको इंक्लूड भी करना है, इंक्लूसिव होना है उसके अंदर ना। फिर आपने देखना है कि हेल्पिंग रिलेशनशिप, जब आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की इंटरवेंशन करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, तो लोग डेवलप होते हैं एक दूसरे के साथ, क्रॉस कल्चरल, क्रॉस टीम्स, क्रॉस डिपार्टमेंटल लोगों की आपस में नेटवर्किंग डेवलप होती है, लोग एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इंटेंशनली बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को मिला के, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोगों को बुला के, नॉमिनेट करके टास्क ओरिएंटेड टीम्स डेवलप की जाती हैं। उसका मकसद ये होता है कि लोग एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करें, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सीखें, और एक दूसरे की प्रॉब्लम से वाकिफ हों। और एचआर के लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो उनको हर डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में अंदाज़ा हो, वर्किंग के बारे में पता हो, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में वो अवेयर हो, और उनकी जो अकम्पलिशमेंट है उनके बारे में भी वो जानते हों, ताकि उनको वो अप्रिशिएट कर सकें, या रेप्रीमांड जहाँ करना ज़रूरी हो वहाँ रेप्रीमांड कर सकें, या जहाँ पे कोई करेक्टिव एक्शन लेना है वो ले सकें। और जब अब HRBP का एक कंसेप्ट जो आया हुआ है और बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट होता जा रहा है, तो उसके बाद ये बड़ी ज़रूरी चीज़ हो गई है कि हम हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, और हमें पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को की समझ में आ जाए, राइट। अब देखते हैं जी, अब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट तो हम बात करते हैं, समझते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर रिजर्वेशन लोगों की होती हैं, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। और वो क्या चीज़ें हैं, लोग सोचते हैं जी ये तो खर्चे पे खर्चा हो रहा है, निरा खर्चा ही हो रहा है, तो खर्चा ज़्यादा होगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा। फिर फिर क्या होता है, लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ ओहदेदार होते हैं, मुख्तलिफ डेजिग्नेशन के ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं, तो वो क्या होता है, उनके अपने एक प्रोग्रेटिव होते हैं, उनके अपने एक बयानिया होता है, उनके अपने एक नैरेटिव होते हैं। तो वो भी अक्सर वो आप जब किसी को लेके जाती हैं, इन्वॉल्व करती हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से, मिसाल के तौर पे किसी फाइनेंस के डिपार्टमेंट से, या सप्लाई चेन के डिपार्टमेंट से, या किसी भी डिपार्टमेंट से, और वो क्या कहते हैं कि उनकी टीम के अंदर लोग होते हैं, वो कहते हैं यार इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसके बजाय हम खुद ही बैठ के कोई काम कर लें या कोई मज़ीद चीज़ें कर लें। तो ये भी आपको प्रोग्रेटिव आते हैं, इस तरह के बयानिए भी नज़र आते हैं, इस तरह की जो ख़यालात हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये बेसिकली कन्फ्लिक्ट है, पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट है, और इस पे लोगों को कन्विंस करना होता है, बताना होता है कि ये इंटरवेंशन करेंगे ओडी की, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी इंक्रीज करेगी, राइट। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इसको इस तरह से लेके चलें, राइट। ऑर्गेनाइजेशन लेवल के डायग्नोसिस कैसे करना है, कि इनपुट लेना है जनरल एनवायरनमेंट से, आप अपने डायग्नोसिस करना भी ज़रूरी है, जो हमने स्टडी किया ना, कि बीमारी की तशखीस का होना भी ज़रूरी है, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस करने के मुख्तलिफ टूल्स हैं, और उनको देखते हैं कि एक तो इनपुट देखते हैं कि कैसे इनपुट को हम फ़ायदा देंगे, कि ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल जनरल एनवायरनमेंट है, वो कैसा एनवायरनमेंट है। फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, उस इंडस्ट्री का क्या एनवायरनमेंट है, क्या इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, उस इंडस्ट्री से रिलेवेंट बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, या उस इंडस्ट्री से रिलेवेंट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलती जुलती, वो भी क्या ग्रो कर रही हैं। तो इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है, ठीक है जी। इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को भी समझना ज़रूरी है, कि आपकी स्वैट एनालिसिस करने की ज़रूरत है,
या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, ठीक है जी, स्वॉट एनालिसिस। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। पहले तो आपने इनपुट ली, जमा की, जनरल एनवायरनमेंट से इनपुट ली, इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर से इनपुट ली, और उसके बाद फिर आप आगे, अब आपने इनपुट्स के बाद आपने उसको एनालिसिस किया, ठीक है, उसको फिल्टर वो किया, प्रोसेस में से गुजारा, तो फिर उसके बाद आप आगे चेंज के प्रोसेस की तरफ, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज कैसे करना है कल्चर को, तो उसके लिए आपने अपने इनपुट के बेस पे स्ट्रेटेजीज डिजाइन कर दी, फैक्टर डिजाइन कर दिए, डिजाइन फैक्टर रिलेटेड टू कल्चर, ठीक है जी, उनको डिजाइन कर दिया, ठीक है, ताकि लोग ट्रांसफॉर्म हो जाए। आपकी जो वो क्या कहते हैं, इंटेंशनल इंटरवेंशन जो होगी, उससे क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी, चेंज आना शुरू हो जाएगी। जब आप चेंज के प्रोसेस में से सबको गुजारेंगे, तो ये बेसिकली डायग्नोसिस का मरहला है। चेंज के प्रोसेस में तो सबको गुजारेंगे तो अल्टीमेटली कोई आउटकम उसका जरूर आएगा, ठीक है। जो आप कल हमने LND का, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का सेशन किया था, तो वो एक बड़ा चैलेंज आता है, OD के साथ भी वो चैलेंज आता है कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के आउटकम कैसे गेज कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस कैसे गेज कर सकते हैं, इसकी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे गेज कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट वे हैं। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आउटपुट देखते हैं, क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, लोगों की जो सेटिस्फेक्शन है वो भी इंक्रीज कर जाएगी आपके इस इंटरवेंशन की वजह से। OD के जो आपने इंटरवेंशन किए हैं, इन चीजों की वजह से 3 चीजें इंक्रीज कर जाएंगी। जब आपका एम्प्लॉय आपके पास है, आपका सबऑर्डिनेट सेटिस्फाई होकर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एम्प्लॉय एंगेज भी ज्यादा है, उसकी रिटेंशन भी करना इजी है। तो दिस इज द आउटकम। आउटकम जो हमें नजर आ रहे हैं, जो कि सब्सटेंशियल आउटकम्स हैं, और जो कि आप कह सकते हैं कि टेंजिबल किस्म के आउटकम है, राइट। ये बेसिकली इनडायरेक्ट आउटकम्स हैं। डायरेक्टली जो है वो और तरह से बात होती है, इनडायरेक्टली इससे भी ज्यादा आपको आउटकम मिलेंगे। जब आउटकम देखेंगे, अब इसको ट्रांसलेट करें आउटकम को, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना वैल्यूएबल काम आपने किया है, कितना वैल्यूएबल काम आपके जिम्मे लगा है, जो आपने सर अंजाम देना है, राइट। तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपका डायग्नोज करना बड़ा जरूरी है, बीमारी के बारे में जानना जरूरी है, कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर भी डायग्नोज करना है, और उसके बाद ग्रुप लेवल के ऊपर भी डायग्नोज करना है, इंडिविजुअल लेवल पे भी डायग्नोज करना है, सही है। समटाइम्स कोई किसी एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होता है, कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, कोई ब्लंडर होता है। समटाइम किसी एक टीम का ब्लंडर होता है, ठीक है, वो हो सकता है उस टीम में किसी एक का ब्लंडर हो, लेकिन बाकी सब लोगों ने इसको रोका ना हो, तो इसलिए वो टीम का ब्लंडर बन जाता है। तो इसको स्टडी करने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम इसको किस तरह से लेके चलते हैं, राइट। तो अभी हमने डायग्नोज कर लिया, ठीक है। डायग्नोज करने के बाद क्या करोगे, जब बीमारी का पता लग जाता है ना आपको, टेस्ट हो जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, और हार्ट का, ब्लड प्रेशर का, या और भी कोई टेस्ट कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं, तो उसके बाद आपको आप डायरेक्शनल हो जाते हैं। डायरेक्शनल का मतलब ये है कि आपके सामने वो प्रॉब्लम सामने आ जाती है खड़ी होके, कि फिर उस प्रॉब्लम के सामने आने के बाद आपके इस काबिल हो जाते हैं कि आप अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ढूंढें, अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ढूंढें, उस पर काम करें, ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो जाए ना, ग्रोथ भी हो और डेवलपमेंट भी हो, ठीक है जी। ये हम अब डायग्नोज करने हैं, और डायग्नोज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस सलाहियत से बखूबी वाकिफ हों कि आपने प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोज करना है, और प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के बाद आपने कैसे उसको ट्रीट करना है। कई लोग जो होते हैं वो इस तरह से भी साथ आपके अटैच हो जाते हैं, रिटेन रहते हैं। अच्छा जी, फीडिंग बैक द इंफॉर्मेशन। अब जब आपने डायग्नोज कर लिया, और जो विलिंग लोग हैं ना वही डायग्नोज करवाते हैं, और जिनकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर और परफॉर्मेंस की बेटरमेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर क्या कहते हैं, उनसे आप फीडबैक शेयर करते हैं जो आपने उनकी अचीव की। आइल्स का टेस्ट अगर दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे अगर इंग्लिश है, या कोई और चीज़ है, या कोई और चीज़ें उन्होंने की हैं, या किसी और स्किल के ऊपर काम किया हुआ है,
या कोई और लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई कोर्स किया हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है कि उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, राइट। कोई भी चीज जो आपने कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से की है, ठीक है, फीडिंग बैक द इंफॉर्मेशन, और फिर आपने इंटरवेंशन चूज करनी है कि उनकी जरूरत क्या है। फिर उसके बाद क्या करना है, चेंज को मैनेज करना है। अब चेंज जो है ना, बड़ी मुश्किल चीज होती है। चेंज चेंज को लगती खुशनुमा है, चेंज अच्छी लगती है, मजे की लगती है, एक्साइटिंग लगती है, लेकिन जब हम लोग चेंज के प्रोसेस में से गुजर रहे होते हैं तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते विलिंगली, हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये भी जरूरी है कि आप चेंज को मैनेज करें। फिर जो इंस्टीट्यूशनलाइजिंग चेंज हो रही है, उसको ऑन करें, उसको अडॉप्ट करें, उसको फैसिलिटेट करें। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। डायग्नोज करने के बाद आपने ये करना है, राइट। तो अभी हमने इस वक्त तक इतना स्टडी किया है, तो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप अपना अपना इनपुट दें, जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है और जो हमारे साथ हैं, जैसे वकारुद्दीन है, नेहा है, आयशा रियाज है। आयशा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, और क्या रोल प्ले कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए। सर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट का रोल होता है और एचआर भी इसमें एक रोल अदा करता है, जिसमें लाइक अगर आप सर्विसेज की बात करें या फिर हमारी एज एचआर हमारी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो लाइक होती है कि हमारी कम्युनिकेशन जो हमारी मैनेजमेंट टू पेयर्स होती है वो ब्रेकेज कभी कभार हो जाती है, तो उसमें हम लीडरशिप्स वगैरह के और बाकी मैनेजमेंट के हम काफी हद तक कम्युनिकेशन स्किल्स के और इन सब के करवाते हैं। बाकी डेवलपमेंट इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट के लिए भी हम काफी सारे रोल्स करते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट ईयर अपने हमारे एक एम्प्लॉयज थे, मैनेजर को हमने उनको प्रमोट किया एज अ मैनेजर, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए हमने उनको एज अ मैनेजरल कोर्सेस भी कराए हैं, टेक्निकल कोर्सेस भी कराए हैं, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो और उनको जो उनकी लैकिंग थी एज असिस्टेंट या डिप्टी जो थे हमारे, जिनको हमने एज अ मैनेजर रोल के लिए इंक्लूडेड किया है, तो उनकी इंडिविजुअली एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए हमने कोर्सेज करते हैं। हम कुछ उनके डिपेंड ऑन देयर जॉब्स के उनकी क्या जॉब्स हैं, तो उसके हिसाब से हमारे ईयरली बजट में से हम हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम एक्चुअली ट्रेनिंग्स वगैरह या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह लेते हैं, वो पिम्स है सर। तो पिम्स के थ्रू हम यूजली करवाते हैं डेवलपमेंट कोर्सेज और इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, और फिर इन केस के हमारी हम ये भी चेक करवाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी अवेयरनेस आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, लाइक कोविड में हमारे पास बहुत ज्यादा ये हुआ था कि हमारी गाड़ियां जो थी वो बंद करा दी गई थी, तो उसमें भी हमने सिचुएशन ऐसी क्रिएट की थी कि हमें काफी सारी अथॉरिटी लेटर्स गवर्नमेंट की तरफ से बनवाने पड़े थे, जिसकी वजह से और हमें अवेयरनेस देनी पड़ी थी अपने कन्वेंस व्हीकल्स में कि जो पॉलिसी निकली थी गवर्नमेंट की तरफ से कि डिस्टेंस का, उसकी भी हमने ऑर्गेनाइजेशन में उसके हिसाब से काफी वर्किंग कराई थी। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन हम डिफरेंट डिफरेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए डिपेंड ऑन हमारे जो ड्रैप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करने के लिए हमें कोई अगर कुछ डिफरेंट आइडियाज देता है तो उसको भी हम करते हैं। इस हिसाब से भी सर हम करते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। आपने बताया कि आप लोग यानी बेसिकली क्या है कि ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है ना, हमेशा यस आप सर।
जा रहे होते हो नेक्स्ट लेवल की, और नेक्स्ट लेवल को एक्सप्लोर करने के चक्कर में रहते हो, यस सर। इस कि वो क्या क्या चीजें नहीं अडॉप्ट कर सर सकते हैं। डिपेंड ऑन सिचुएशन के, हमारी सिचुएशन उस वक्त क्या कंडीशनली सिचुएशन चल रही है। जैसे आजकल हमारी जो सिचुएशन चल रही है कि हमें एलसी नहीं मिल रही है। हाँ, वो नहीं मिल रही है। तो एलसी का बहुत ज्यादा आपको पता है फार्मास्यूटिकल के ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो एक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ज्यादातर बाहर के मुल्क से ही आते हैं। तो उनके लिए एलसी होना हमारे लिए लाजमी होता है। तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी उनकी एलसी एक्टिवेट नहीं हो रही है, होल्ड हुई हुई है, या पोर्ट पे है तो हमें वो रिसीव नहीं हो रही है। तो उस पे भी वर्किंग चल रही है। क्योंकि अगर हम वर्किंग नहीं करेंगे तो काफी हमने, जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, कुछ उन लोगों ने बंद भी कर दिए अपने ब्रांचेस, क्योंकि एलसी ना होने की वजह से उनके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो उसकी वजह से भी और उसकी वजह से भी काफी चेंजेस आई हैं हमारे फार्मास्यूटिकल साइड पे, कि कुछ चीजें बेटरमेंट पे चली गई हैं, कुछ चीजें कम्युनिकेशन के थ्रू हम इन एंड आउट अपने या तो हम फ्रेंड डिपार्टमेंट से, फ्रेंड कंपनी से ले लेते हैं, सिस्टर कंपनी से ले लेते हैं प्रोडक्ट। मगर क्योंकि हमें पता है कि हमें एलसी नहीं मिल रही है, तो आजकल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, क्योंकि हम अगर कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम बोल रहे हैं तो वो भी आजकल सब जगह से डिले हो रहा है। तो ये भी इश्यू है आजकल। तो अभी सिचुएशन आजकल फार्मास्यूटिकल साइड में जरा एलसी का थोड़ा सा बहुत इश्यू चल रहा है। तो आजकल हमारी फार्मास्यूटिकल साइड में डाउन साइजिंग हो रही है सर। जी, ऐसे ही हो रहा है। बहुत बहुत ज्यादा डाउन साइजिंग हो रही है। तो हमारी इधर काफी सारे लोगों को जो इनवैलिड या जिनकी इतनी ज्यादा नीड नहीं थी, या उनकी ड्यूटी कोई और भी कर सकता है, या वही एक्सपर्टीज कोई और भी रखता है, तो हमने भी थोड़ी बहुत डाउन साइजिंग की है। मगर यूजली बहुत सारी कंपनीज जो मल्टीनेशनल थी, जो हमने देखते आ रहे हैं, तो वो डाउन साइजिंग कर रहे हैं। तो वो आजकल काफी कंपनी से जॉबलेस की आ रही है कि हम जॉबलेस हो गए, क्योंकि हमारा पूरा एक फार्मास्यूटिकल फोरम है, उसमें आता है हमारे पास। तो ये चल रहा है सर। जी बिल्कुल ठीक कह रही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत रेगुलेटेड सेक्टर है, और एपीआईज आते बाहर से इंपोर्ट होके, तो वहाँ पे बड़ा मसला होता है ना, कि फिर वो डिवेल्युएशन की वजह से, रुपये की और करेंसी की वजह से बड़े चैलेंजेस आए हैं। और बहुत हर सेक्टर में चैलेंजेस हैं, ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल से नहीं है, हर सेक्टर में चैलेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि मल्टीनेशनल वाइंड अप इसलिए करना चाह रही हैं, ये कर रही हैं, या किसी को बिजनेस अपना आउटसोर्स करके जा रही हैं कि उन्होंने कन्वर्ट करके प्रॉफिट को लेके जाना होता है अपने वापस ना, लेकिन वो कन्वर्शन रेट में बड़ा फर्क पड़ रहा है। सही है, ठीक कह रहे हैं। इम्तियाज से कोई मेरे साथ शेयर करेंगे कि उनको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं इस तरह की ओडी के हवाले से? यस। तो हम जो हमारे गोल्स हैं उनको हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ओडी की जो इंटरवेंशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। उसमें सबसे एक ज़रूरी ऑब्जेक्टिव है टीम बिल्डिंग। ठीक है जी। टीम क्या होता है? टीम होता है TEM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, राइट। टीम बिल्डिंग, टीम जब बिल्ड हो जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एस्टेब्लिश हो जाती है टीम, कोहेसिवनेस क्रिएट हो जाती है, उनके अंदर एक हार्मोनिक क्रिएट हो जाती है टीम के अंदर, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाती है। और उसका वो कंपोनेंट जो टीम बिल्डिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, राइट। इसमें ये कि प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है, क्लैरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोल क्लैरिफाई करना, ये भी ऑर्गेनाइजेशन टीम बिल्डिंग के अंदर ये कंपोनेंट प्ले कर रहे होते हैं कि लोगों को उनके रोल बता दीजिए, रोल्स के ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से, जॉब्स के हवाले से उनको डिटेल के साथ उनको ब्रीफ कर दिया जाए। ठीक है जी। टास्क ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है, टास्क के ऊपर उनकी आस्किंग कराई जाए। ठीक है, तो ये टीम बिल्डिंग के लिए ये कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और सारे के सारे प्रोसेस इंप्रूव हों,
और कम्युनिकेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, कुछ भी हिडन ना हो रहा हो, कोई एजेंडा ऐसा ना लगे कोई हिडन एजेंडा है, राइट। तो ये भी चीज़ें बड़ा, ये टूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर ये जो सर्वे फीडबैक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल, एज अ टूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सी सर्वे की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पाकिस्तान में इप्सोस है या गैलप है, जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट को या एम्प्लॉय रिटेंशन को या एम्प्लॉयबिलिटी की चीज़ों को के ऊपर फोकस करते हैं, और फिर उसके ऊपर वो काम करते हुए सर्विस कराए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटी मीटिंग्स कराई जाती हैं, फीडबैक लिया जाता है, मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट फिल किए जाते हैं, ठीक है जी। और वो चेंजेस के ऊपर डिस्कस किया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है ताकि ओनरशिप आ जाए, लोगों को एंगेज किया जाता है, डिपार्टमेंट को एंगेज किया जाता है, और उनके फिर सर्वे फीड उनके बीच में सर्विस कराए जाते हैं, जो डिजिटल सर्विस भी हो सकती हैं, मैनुअली भी आप उनके हाथ में कुछ चीज़ दे सकते हैं ताकि अपना वो फीडबैक आप ले सकें, ठीक है जी। मैनेजर्स की मीटिंग्स होती हैं, पीरियोडिकल मीटिंग्स होती है, मंथली टारगेट्स हैं तो मंथली टारगेट्स को अचीव करने के लिए वीकली मीटिंग्स होती हैं, बाई वीकली मीटिंग्स होती हैं, बाई मंथली मीटिंग होती हैं। सम टाइम ये भी देखा जाता है कि यार कि बाई मंथली मीटिंग करें, या सम टाइम डेली बेस पे भी मीटिंग हो रही होती है चैलेंजेस को मीट करने के लिए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, सर्वेज गैदर करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें की डायरेक्ट फर्स्ट हैंड नॉलेज आपके पास आ जाती है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होती है कि आप उसको यूज़ करते हुए आप अपना जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए जो आप करना चाह रहे हैं, इंटरवेंशन डिज़ाइन की हुई है, वो आप फिर उधर यूज़ करें। यस, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, सर्वेज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप वो जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। इंटरनल सर्वे भी, एक्सटर्नली भी लोगों को हायर किया जाता है सर्वे करने के लिए। ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। लोग साइलो में ना बैठे, हर आदमी, हर इंडिविजुअल अपनी डे नीड की मस्जिद लेके अलग ना हो जाए कि मैं कर रहा हूँ, लोग तन्हाई में रह के काम ना करें, ठीक है। एम्प्लॉय टास्क के अंदर एंगेज हो जाए, इनिशिएटिव लेना शुरू कर दें, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव कर जाए, क्वालिटी सर्कल जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए ऐसे सर्कल, ऐसी टीम बना दी जाती है जो आपस में किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, और वहाँ पे लोगों से सजेशन लेते हैं, लेते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं। ये भी एक जापानीज कंसेप्ट है, क्वालिटी सर्कल क्रिएट करना। फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। टोटल अब सब कुछ बेहतरीन है, सब कुछ बिल्कुल आ गया है, आप एट पार है, फिर भी आप वो एवेन्यूज ढूंढते रहते हैं, वो चीज़ें ढूंढते रहते हैं जो कि जिनको और बेटर किया जा सकता है, जिनको और इम्प्रूव किया जा सकता है, जिनसे और फायदा उठाया जा सकता है। दिस इज आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर बिलीव करें, जो करवा रहे हैं उसके सारे प्रोसेस को देखें और उसके ऊपर काम करें। फिर क्या किया जाता है, इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है, राइट। फिर समटाइम ये किया जाता है कि किसी की जॉब को रीडिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, जॉब को रीडिज़ाइन किया जाता है, जॉब को रोटेट किया जाता है, और उसके ऊपर नई असाइनमेंट मिलती हैं, नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, टीम वर्क के ऊपर फोकस किया जाता है, टीम्स को एडजस्ट किया जाता है, टीम को डेवलप किया जाता है, टीम को बनाया जाता है मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स में से ला के, ठीक है जी। वर्क परफॉर्म बाय मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के कंसेप्ट के ऊपर काम किया जाता है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, आईटी को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, और मुख्तलिफ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को चेंज कर देगी, और बल्कि चेंज करते चली जा रही है। तो अब कई लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को अवॉइड करते हैं, ठीक है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप टेक्नोलॉजी को और होने वाली चीज़ को अवॉइड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आप रेलेवेंट नहीं रहते, आप इम्पोर्टेंट नहीं रहते, आप ग्रो नहीं करते, आप खुद को डेवलप नहीं करते। फिर आप क्या होता है, अल्टीमेटली आपको वो डस्टबिन आपको एक ट्रैश समझा जाता है, कूड़ा करकट समझा जाता है, जिसकी जगह डस्टबिन के अलावा कहीं भी नहीं होती। अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, आप डाटा साइंसिस के ऊपर नहीं जाते, डाटा एनालिसिस के ऊपर नहीं जाते, और आप सलाहियत नहीं रखते, या आप कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर नहीं जाते, अपनी कैपेसिटीज को इंक्रीज नहीं करते टेक्नोलॉजी के
हवाले से, तो फिर अल्टीमेटली आप ऑब्सलीट हो जाएंगे, कोई भी ऑब्सलीट हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इसको समझने की कोशिश करें। फिर इसके अलावा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की इफेक्टिवनेस क्या चीज़ है, ठीक है जी, कितना इम्पैक्ट आप डालते हैं, कितना ये इफेक्टिव होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मोर इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल देन इंडिविजुअल आउटकम, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, ये ज़्यादा यानी कि इसका फोकस क्या होता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना, उसकी जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उनको इम्प्रूव करना। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इम्प्रूव करेंगे तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी इम्प्रूव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वर्क बेटर फॉर वाइट कॉलर देन ब्लू कॉलर, ये भी समझा जाता है कि वाइट कॉलर जॉब वाले जो लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम कर रहे होते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम कर रहे होते हैं, वो फिर बढ़ चढ़ के ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर काम करते हैं, फिर वो बढ़ चढ़ के ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में काम करते हैं। फिर वो दूसरे स्टेक होल्डर्स जो ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, उनको भी एंगेज करते हैं, उनको भी ये उनके अंदर भी ऑनरशिप लेके आते हैं। तो ये बेसिकली इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने लोगों को लीड करना है, लोगों को रिटेन करना है, लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को साथ लेके चलना है। तो उनके लिए उनको वो इस कंसेप्ट को बड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, राइट, और उसके ऊपर साइंटिफिकली इसको स्टडी भी कर सकते हैं। वर्क बेटर इफ मल्टीपल टेक्निक्स आर यूज, कि जी वो एक, अब आप के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीटास्किंग का भी एक कल्चर आया हुआ है, ठीक है जी। एक काम अगर आप कर रहे हो तो किसी एक वे में नहीं हो पा रहा, तो आप उसका कोई अल्टरनेट ढूंढते हो, कोई अल्टरनेटिव वे ढूंढते हो कि यार अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो किसी और अल्टरनेटिव वे से इसको करवाया जाए, ठीक है जी। फिर आप क्या करते हो, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को जब आप अडॉप्ट करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और उसका पॉजिटिव जब इम्पैक्ट आता है तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर भी वो फिर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है, राइट। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके चलें, इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलें, और इन सारी चीज़ों के ऊपर सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनके ऊपर फोकस करें, और इनके ऊपर फोकस करते हुए मजीद ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करें, राइट। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपने टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना है, आपने चेंजेस को भी एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद मजीद आगे लेके चलना है, राइट। अभी जो एक और चीज है, डेट इज मेजरमेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्ट टू आइसोलेट कॉजेज ऑफ आउटकम सिंस ओडी एफर्ट्स ऑफन इन्वॉल्व्स मल्टीपल चेंजेस। क्योंकि एक ये कुछ डायलेमा है, समझा जाता है कि जो ओडी की इंटरवेंशन है जो हम कराते हैं, तो ये बहुत से फ्रंट के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो इनकी जो आउटकम है उसको हम मेजर एग्जैक्ट वे में कर नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, ये भी एक चैलेंज है कि आपने फिर चीज़ों को, डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को, टीम की परफॉर्मेंस को आइसोलेट करना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, ताकि आप एग्जैक्ट लेवल पे जाके इस चीज़ को जज कर सके, मेजर कर सके कि कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है जी। फिर ये भी किया जा सकता है कि ये एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, हार्डन इफेक्ट, कि जब ये इंटेंशनली, ये चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, इंटेंशनली कोई इनिशिएटिव लेके आया जाता है, बताया जाता है कि अब हम ये करने जा रहे हैं इंटेंशनली, और फिर ऐलान करके, तो फिर इंटेंशनली लोग अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिससे आर्टिफिशियल किस्म का इफेक्ट भी आ जाता है। फिर अगर किसी को पता लगेगा उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो फिर इंटेंशनली इम्प्रूव कर जाएगा। जब इम्प्रूव करेगा तो वो फॉर द टाइम बिंग नेचुरली इम्प्रूव नहीं करेगा, फॉर द टाइम बिंग इम्प्रूव कर रहा है कि उसको ये पता है कि मैं ऑब्जर्व हो रहा हूँ, तो वो नेचुरली नहीं कर रहा। तो हम चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है वो नेचुरली वो आए, ताकि लोग नेचुरली खुद को ग्रो करने का सोचें। ये ना हो कि जब हार्डन इफेक्ट आ जाए तो फिर जब वो इंटरवेंशन खत्म हो, लोग वापस अपनी जगहों पे चले जाएं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो चेंज है वो मेच्योर हो जाए, वो कंसोलिडेट हो जाए, लोग उसको, इसकी ऑनरशिप के ऊपर जाएं, लोग उसके ऊपर बिलीव करें, और ताकि वो उसके ऊपर फोकस रहे, और लोग एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट के साथ
काम करना सीखें, राइट। तो इथिकल इश्यूज भी आ रहे हैं कि जी अब समझने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनका रोल क्या है, उनका स्कोप क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, और वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ क्या है। ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के ऊपर कम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा, ठीक है। जोर शोर से आप चेंज लेके आ रहे हैं, इंटरवेंशन लेके आ रहे हैं, अल्टीमेटली पता लगेगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए या स्ट्रक्चर है उसको ही सारा उसने चेंज कर दिया। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इसको अंडरस्टैंड करें, और इसको अंडरस्टैंड इस वे में भी करें कि हम सॉरी इस वे में भी करें कि हम फीडबैक ले रहे हो, 360 डिग्री का फीडबैक ले रहे हो, कि बैकवर्ड भी देखें, फॉरवर्ड भी देखें, ठीक है। हर तरह से इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को। वरना आज हमारे साथ वो नहीं है फैसल कुरैशी इसी वजह से, तो वरना हमारा साथ उनकी बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन होती आईटी सेक्टर को लेके भी। तो ये मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं जो आते हैं वाइल कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें, किस तरह से हम इसको फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं और बैकवर्ड लेके जा सकते हैं। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के समिंग अप करते हैं जी। वी लुक्ड एट ओडी वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट वैल्यूज, एंड हाउ द प्रोसेस ऑपरेट। वी एक्सप्लोर मेजर अप्रोचेस एंड द डिफिकल्टीज इनहेरेंट इन इवेलुएटिंग इंटरवेंशन, राइट। ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसको देख रहे हैं। लुकिंग अहेड, वी कंक्लूड द सेमेस्टर बाय लुकिंग एट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, कि आप ग्लोबली भी, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी जो जो इंटरवेंशन आप लेके आए हैं, जो जो प्रोसेस आपने इंट्रोड्यूस कराए हैं, उनको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं, और देखते हैं कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर उनके बिहेवियर पे कितना इम्पेक्ट आ रहा है आपकी उस इंटरवेंशन का। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और इसको भी समझने की कोशिश करें, राइट। तो ये है, दोनों वे में हम देखा। अब देखते हैं कि ये बेनिफिट क्या है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है जी। वही जो हमने पहले मुख्तलिफ हवालों से बात की कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी, और जिसके अल्टीमेट बेनिफिट्स हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे टू encourage positive result in these metrics is by using a well thought out organizational development structure। जो भी आपने डिजाइन करना है ओडी का इंटरवेंशन, उसको थॉरली डिस्कस करना है इम्प्लीमेंट करने से पहले, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं, और उसका कोई पायलट रन करना है सबसे पहले आपने, जिसको प्रोटोटाइप कहते हैं, एक्सपेरिमेंट, वो करना ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी ये चीज़ें, ये इसके बेनिफिट्स हैं। उसके बेनिफिट्स को गेज करने के लिए और उस इंटरवेंशन के आने के बाद के होने के जो इफेक्ट हैं उनको देखने के लिए। एक और भी है कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट इंक्रीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। हर तरह की कम्युनिकेशन इंक्रीज कर जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई भी जो लोग एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करेंगे, वो भला किसी झंझट के, किसी हर्डल के, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली कम्युनिकेट करेंगे, लोग ग्रो करेंगे, लोगों को पता लग जाएगा कि उनकी ओनरशिप आ जाएगी, उनको ग्रो कैसे करना है। इन्हांसमेंट एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो हमने जो बात पहले की थी, ठीक है जी, वो सब इंक्रीज कर जाएगा, सर्विसेज भी इम्प्रूव कर जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव कर जाएगी, प्रोडक्ट की ऑफरिंग भी इम्प्रूव कर जाएगी, ठीक है जी, और प्रॉफिट भी अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाएगा जब आप इंटरवेंशन लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की। फिर एक और चीज जिसकी हमने एक और वे में बात की थी, डेट इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ। जब हमने कंटिन्यूअस ग्रोथ की बात की, तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि entities that participate in organization development continuously develop their business models। जब आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं, फोकस रखते हैं, तो आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर भी बात करते हैं। डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो आप अडॉप्ट करते हैं, बिजनेस मॉडल हैं और भी इंटरवेंशन के मॉडल है, उनको अडॉप्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्रिएट अ constant pattern of improvement in which strategies are developed, evaluated, implemented
and assessed for result and quality. कंटिन्यूस प्रोसेस है, मुसलसल प्रोसेस है, मुसलसल किए जाने वाला प्रोसेस है, वन टाइम करने वाला प्रोसेस नहीं है ये ओडी। ये जरूर यकीन रखिए, ग्रोथ भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जहाँ पे आप रुक गए समझो वहां पे आपने बैकवर्ड जाना है। तो ये जरूरी है कि इसको अंडरस्टैंड करें कि ग्रोथ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है जी। हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बेनिफिट क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, फायदा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन चीज़ों को लेके आने का। तो एक ये है कि वर्टिकल भी कम्युनिकेशन इंक्रीज करती है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी इंक्रीज करती है, विद इन द टीम भी कम्युनिकेशन इंक्रीज करती है, हायरार्कीज के साथ भी कम्युनिकेशन इंक्रीज करती है। आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे टाउन हॉल होते हैं, सीईओ के साथ मीटिंग्स होती हैं, और वो ओपन फोरम्स होते हैं, डिस्कशन की जाती है, मंथली की जाती है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्वार्टरली की जाती है। दैट इज अ वे टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये भी जरूरी है। इसका एडवांटेज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कम्युनिकेशन इंक्रीज करेगी, लोगों को फीडबैक इंक्रीज करेगा, लोगों की प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाएंगे, डायग्नोसिस बेटर हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है, तो मतलब चेंज, हम ऐसी इंटरवेंशन लेके आ रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, तो जिससे एम्प्लॉय की ग्रोथ भी होगी। जब एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी तो उसकी टीम की ग्रोथ भी होगी, और उसकी टीम की ग्रोथ के साथ साथ उसके डिपार्टमेंट की भी ग्रोथ होगी, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी ओवरऑल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और इसका बड़ा अच्छा आउटकम है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का कि लोग इनकरेज होंगे, लोग एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, लोग एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाएंगे, लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होंगे। तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि एम्प्लॉय ग्रोथ जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो हमने बात कर ली, बड़ी डिटेल के साथ बात की है कि जी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट है, चाहे सर्विस सेक्टर में है या कि फिजिकल प्रोडक्ट है, उसके अंदर भी आपने कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है, कंटिन्यूसली फोकस करना है, पैकिंग इम्प्रूव करनी है, क्वालिटी इम्प्रूव करनी है उसकी, और उसकी डिलीवरी इम्प्रूव करनी है, उसकी जो ऑफरिंग है उसको इम्प्रूव करना है। प्रोडक्ट चाहे फिजिकल हो, नॉन फिजिकल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, उनकी प्रोडक्ट की आपने सर्विस को बेटर करना है, उसकी जो फीचर्स हैं उनको इम्प्रूव करना है। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसको हर प्रोडक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं, ये सारे के सारे टूल्स हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे सर्विसेज हैं। तो इनको जैसे जैसे इम्प्रूव करते चले जाएंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी इम्प्रूव करेगा, अल्टीमेटली इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। राइट है, ठीक है जी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिट को इंक्रीज करना। राइट, जैसे डेवलपमेंट का मकसद क्या है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट या ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस की स्ट्रीम ज्यादा बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन के बाद बिजनेस करने के एवेन्यूज ज्यादा आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा ग्रो करेगा, जिसकी वजह से रिसेशन के अंदर भी, और जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इकोनॉमिकल डिप्रेशन है, उस टाइम के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं उनको फेस करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, और उसको फेस करने की सलाहियत बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल भी अच्छा हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबल रहेगी तो सर्वाइव करेगी। ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइव करना इजी नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी या डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, और उसके साथ बहुत सी चीजें और भी जो होती हैं, लोग जो जो उसके साथ लोग मुंसलिक हैं, जो और चीजें मुंसलिक हैं, कंपोनेंट मुंसलिक हैं, वो सब के सब अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये हमने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात की। अब जब हमने इतना कुछ पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब हम सोचते होंगे क्या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को हम एज अ कैरियर भी अडॉप्ट कर सकते हैं? ये इसका कितना स्कोप है इस कैरियर का, और कितना मार्जिन है? तो ये ग्लोबली ये है इस कैरियर का स्कोप, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। पाकिस्तान में हम थोड़ा सा पीछे होते हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, वहाँ पे इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा था, वहाँ पे
बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होती हैं। अब हम देखते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ किस किस तरह की एग्जिस्ट करती हैं, और क्या पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं। तो कुछ मैं एडवर्टाइजमेंट आपके सामने दिखाना चाहूँगा। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, ICI पाकिस्तान। तो उन्होंने ये एक ऐड दिया था, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट इसको उनको रिक्वायर्ड था। तो उन्होंने ये बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं लिखा कि उनको क्या चाहिए, लेकिन एक बड़ा डिटेल आपको मिल जाएगी उनकी वेबसाइट पे, जो भी ना। तो क्या है कि जी उनको ये चीज़ चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, और इस डोमेन में काम किया हो ये चाहिए, कौन सी लोकेशन में चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी बड़ी ये है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर, कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये लोगों को रिसोर्स चाहिए। ये बेसिकली टेक्सटाइल ग्रुप के अंदर एक कंपनी है, महमूद ग्रुप ऑफ कंपनी है। उनको क्या चाहिए, HR स्पेशलिस्ट चाहिए, जो कि जिसकी डोमेन क्या हो, टैलेंट एंड OD के अंदर चाहिए। ये सारा का सारा उन्होंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस किया गया है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर उन्होंने बताया है कि कुछ चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया है कि इंश्योर, ऑर्गेनाइज, इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारा कुछ उन्होंने बताया। इसके अंदर आपके साथ मैं शेयर करूंगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे उन्होंने लीड करने हैं, किस किस स्टेप के अंदर चीज़ों को इंश्योर करना है, प्रोसेस को, आउटकम को इंश्योर करना है, और कहाँ कहाँ पे उनके खुद को एज अ रिस्पॉन्सिबल लेके चलना है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है महमूद ग्रुप, कि उन्होंने उनको भी चाहिए ये, और उसके अंदर आपको आ जाएगी कि क्या क्या इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किन किन चीज़ों को उन्होंने प्रिपेयर करना है, और किन किन चीज़ों को इंश्योर करना है इस पोजीशन के ऊपर रहते हुए इस ग्रुप के अंदर। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर चाहिए उनको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का। ये रेड क्रिसेंट है, उसका ऐड है। रेड क्रिसेंट के अंदर अगर आपको ये इस लेवल पे चाहिए डिप्टी डायरेक्टर, तो फिर आपने पाकिस्तान रेड क्रिसेंट है, तो फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सारा कुछ सारा उन्होंने इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है जी, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा लेंगे कहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का वो चाहिए, ऑफिसर चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए। ठीक है जी, और कहाँ पे इनको एक डिप्टी डायरेक्टर भी चाहिए, जिसको हलाल अमर कहते हैं या इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट कहते हैं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों की, राइट। फिर एक ये बहुत बड़ा ग्रुप है जहाँ पे उन्होंने बैंक है, बेसिकली बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पे भी उनको हेड चाहिए, हेड ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट OD, ये उनको चाहिए। ठीक है जी, तो जहाँ पे उन्होंने सारा का सारा जॉब रोल को भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन भी उनसे डिस्कस की गई है इस एडवर्टीजमेंट में, और क्वालिफिकेशन को भी डिस्कस किया गया है, और फिर एक्सपीरियंस को भी डिस्कस किया गया है, डिजायर्ड आउटकम के ऊपर भी डिस्कस किया गया है। तो ये जॉब्स की जो डिस्क्रिप्शंस हैं, डिटेल्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन वेरी भी कर रही होती हैं। और ये जो आपको प्रेजेंटेशन मिलेगी, आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, किस किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, और ये वाला कैरियर जो है OD के अंदर, कैरियर को आप किस तरह से आप अपने कैरियर में ग्रोथ लेके आ सकते हैं। ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी चाहिए, उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी। कंसल्टेंट रिक्वायर्ड है उनको ना, OD कंसल्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, और एज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट चाहिए ना, तो इसके ऊपर भी फोकस उन्होंने किया हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। तो मैं अब चाहूँगा कि हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, और थोड़ी सी बात कर लें कि और कोई आपकी क्यूरीज हैं, उन क्यूरीज को भी डिस्कस कर लें। ठीक है, ताकि हम इसको एक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके इसको आज के सेशन को कंक्लूड करें, वाइंड अप करें जी। यस प्लीज नेहा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना इनपुट दें। नेहा, आपसे बात करूंगा, फिर बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे जी, प्लीज। जी फैसल कुरैशी। नहीं, आज बहुत मैंने ज्वाइन किया था, देन मैं रास्ते में था, मेरा लैपटॉप
died. So मैं भी ओके घर पहुंचा था. I missed the whole session unfortunately. ओके ओके। अच्छा, कुछ दिन पहले आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी ग्रुप में भी मैं बड़ा मैंने लुक फॉरवर्ड कर रहा था इस सेशन को. एक्चुअली मैंने वो आपसे पूछा था ना, जी बिकॉज ये बहुत मुझे वो फैसिनेट करता था कि ओडी में होता क्या है. बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स दे वर्क इन ओडी, राइट. सो क्योंकि मैं एक आईटी में हूँ, इन फर्म में हूँ, तो मुझे जानना था कि ओडी में हाउ कैन एचआर प्ले दिस और हर रोल इन डेवलपिंग द कंपनी. ना मैं जानना चाह रहा था आपसे. तो अगर बिल्कुल आप इन नटशेल मुझे बता दें थोड़ा सा. जी। बेसिकली ये ना इंटेंशनल इंटरवेंशन होती है ओडी की ना, और जो इंडिविजुअल के ऊपर भी, इंडिविजुअल की इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। और आपने चेंज को मैनेज करना है। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी या बैकवर्ड जाएगी, स्टैटिक नहीं हो सकती कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना, क्योंकि उस सेक्टर ग्रो कर रहा है अगर, तो सेक्टर के साथ उसने भी ग्रो करना है ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ पे आपकी इंटेंशनल जो इंटरवेंशन है वो आप लेके आती हैं, लोगों की इंगेजमेंट को इंक्रीज करते हैं, लोगों की ऑनरशिप को इंक्रीज करते हैं। और इसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए हैं कि इसका आउटकम क्या है। अल्टीमेट आउटकम तो प्रॉफिटेबिलिटी है, लोगों की रिटेंशन भी है। और मैंने यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट भी शेयर की हैं, उससे भी क्लैरिटी आ जाए कि ये कैरियर कितना बड़ा कैरियर है ना, और कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और सम टाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ओडी को एचआर की डोमेन के अंदर ही रखा गया है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओडी को इंडिपेंडेंट भी रखा गया है। और वहाँ पे इंडिपेंडेंटली ये फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उनको रिपोर्ट करता है। इवन डायरेक्टर जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज, वो भी इसमें एंगेज हो जाते हैं, उन तक ये इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, और फिर डायरेक्टली ये अटैच हो जाते हैं उनके साथ ना। और ये इस तरह की इंटरवेंशन की जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर। और ये सर तो एग्जैक्टली इसका एक ओडी स्पेशलिस्ट का रोल क्या होता है एग्जैक्टली. मतलब व्हाट डज द पर्सन डू. जैसे आपने कल बात की थी वो ट्रेनिंग आइडेंटिफाई करने की और ट्रेनिंग प्लान्स बनाने की लोगों के लिए. जी तो ये ओडी का इसका एग्जैक्ट जेडी में क्या आता है. जी, इसकी एग्जैक्ट असल में जो डेवलपमेंट है ना, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या वर्ल्ड डेवलपमेंट है, इसके ऊपर फोकस रखे ना। और एक चीज है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, दैट इज चेंज मैनेजमेंट। तो ओके. चेंज मैनेजमेंट इसकी डोमेन है, उसको चेंज मैनेजमेंट को उससे लेके चलना है, अडॉप्ट करवाना है, एक्सेप्ट करवाना है लोगों से, लोगों को उसके अंदर इंक्लूड कराना है, इंक्लूजन के ऊपर लेके आना है ना। तो जब भी कोई स्टेप कोई इंट्रोड्यूस कराते हैं आप, सिस्टम कोई नई चीज लेके आते हैं, तो चेंज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। और चेंज आपको पता है कि लोग अडॉप्ट नहीं करते, चेंज के ऊपर लोग रेजिस्ट करते हैं, चाहे कोई भी चेंज हो। इवन अगर आप एक सीट पे बैठे हैं ना, एक जगह पे बैठे हुए हैं, मैं आपको कह दूं कि यार ये सीट चेंज कर लें आप ना, तो आप इतनी जल्दी चेंज नहीं करेंगे। कितनी ज्यादा आप लॉजिक लगाएंगे अपने अंदर भी, मेरे साथ भी, खुद से डिस्कस, खुद से भी आर्गू करेंगे कि यार मुझे उठना चाहिए, चेंज करना चाहिए, मुझे क्यों कह रहे हैं चेंज के लिए ना। तो जो ओडी स्पेशलिस्ट होते हैं या ओडी को डिपार्टमेंट को लेके चल रहे होते हैं, उन्होंने चेंज की इवेंजलिस्ट बन के चेंज के ऊपर काम करना है और चेंज को मैनेज करना है। और उस चेंज के ऊपर लोगों का कंसेंट लेना होता है, लोगों को एंगेज करना होता है, डिपार्टमेंट को एंगेज करना होता है। और इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कराने होते हैं। इनिशिएटिव के ऊपर लोगों की कंसेंट लेके और इंड्यूस करके लोगों को एंगेज करना होता है। तो यू मेन जो चीज़ है वो डेट इज अ काइंड ऑफ चेंज मैनेजमेंट। और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर में जाएंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे या ओडी को देखेंगे, तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी डिस्कस किया जाता है कि यार चेंज को मैनेज कैसे कर रहे हैं। और चेंज को मैनेज करते हुए आपको कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये स्मूथ वे में जो ओडी वाले लोग हैं ये इस चेंज को लेके चलते हैं। तो ये बेसिकली है। और फिर उस चेंज को किस तरह अडॉप्ट करवाते हैं, किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। और उस चेंज को अडॉप्ट करवाने का आउटकम क्या है वो भी हमने इस पे डिस्कस किया कि लोगों की ओनरशिप आती है, कोहेसिवनेस इंक्रीज होती है, टीम बिल्डिंग इंक्रीज हो जाती है, प्रोसेसेस जितने भी हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। क्वालिटी सर्कल जो जापान का कंसेप्ट है ना, काइजन वगैरह, वो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो फिर हर डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे ऐसा कल्चर क्रिएट कर देता है कि सबकी फोकसिंग और सबकी डिस्कशन ये हो जाती है कि हम किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे।
ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ओडी से रिलेटेड है। ठीक है सर, जिस तरह आपने भी बात की ना चेंज मैनेजमेंट की, मैं एक स्कूल में काम करता था, 4 साल मैंने वहाँ काम किए, हेड स्टार्ट, अगर आपने नाम जी सुना हेड हुआ बड़ा स्कूल है, अच्छा स्कूल है। बड़ा। तो उधर जितने भी ये चेंज मैनेजमेंट की इनिशिएटिव होते थे ना, ये डायरेक्टली दे वर हैंडल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि सीईओ के बेटे थे बेसिकली। जी बिल्कुल। मेरा मकसद सिर्फ ये कमेंट करने का ये है कि समटाइम्स होता है ये कि इट डजंट हैव टू बी ऑलवेज पीपल फ्रॉम एचआर, आई थिंक, राइट। अगर फॉर एग्जांपल कोई चेंज मैनेजमेंट कोई भी कोई नया सॉफ्टवेयर लाना चाह रहा है या कोई भी नया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है कंपनी में, तो इट डजंट हैव टू बी द एचआर पीपल, राइट। इट कैन हाँ, बी मे बी सम अदर पीपल इन द कंपनी हु हैव यस ब्रॉडर विजन, राइट। यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ना। ये देखें, ये जो लीडरशिप है ना, ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही है, उसका की स्टेक होल्डर होना जरूरी है। ठीक है, और सही है, उनका की स्टेक होल्डर जो है ना उसका, वो ये बहुत उसका जरूरी होता है इन माय ओपिनियन। अगर जब तक उनका बाय नहीं होगा, दिस दिस कैन नॉट वर्क इन द कंपनी, वो फ्लो नहीं करेगा उस तरीके से। ऐसा ही है ना। तो उनका एंगेज होना और उनका इन्वॉल्व होना जरूरी है। ये हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था कि ओके, कितना इंपॉर्टेंट रोल बनता है एक लीडर का, और कि वो किस तरह से इनिशिएटिव लेता है और आपके इनिशिएटिव को एनकरेज भी करता है। ठीक जी है, आपकी तरफ से लिए गए इनिशिएटिव को एनकरेज करता है ना, आपको सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये कल्चर पूरा डेवलप होता है। ये एक कल्चर डेवलप तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी हिस्ट्री देखे ना, जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिन्होंने इंडिपेंडेंस दी है अपने लोगों को, और फिर उन्होंने ऐसा कल्चर फॉस्टर किया है डेवलपमेंट का, जिसके बाद वो उस स्टेज पे पहुंची है। ठीक है, फिर उन्होंने अपना बिजनेस सारा का सारा मैनेजमेंट के हवाले कर दिया ना। अब ये नहीं है कि सेठ कल्चर है तो सेठ साहब हर थोड़े अरसे बाद जाके एंगेज हो जाते हैं, हर थोड़े अरसे बाद इंटरवीन करना शुरू कर देते हैं। कोई भी प्रोसेस चल रहे हैं उनको डिसरप्ट करके ख़त्म करके कोई और प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है ना। डेलीगेशन भी ज़रूरी है। तो जी दिस इज इम्पॉर्टेंट कि वो खुद से इनिशिएटिव लेने वाले हों और इनिशिएटिव को इनकरेज करने वाले भी हों। जी, सही है, thank you। ये ज़रूरी है। आप इसकी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे और मटेरियल देखेंगे तो आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी कोई बात हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है जी। जी जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल किसी का हो जाए तो वो बात करते हैं। कोई और कमेंट कोई लेना चाह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर, सीनियर बात कर रही हूँ। सर अभी आपने जैसे चेंज मैनेजमेंट की बात की, तो क्योंकि चेंज जो है वो इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता फॉर एम्प्लॉयज, यस, तो ऐसा किस तरीके से हम इसको कंपनी में इम्प्लीमेंट, जब हम कोई इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो कितना टाइम पीरियड लगना चाहिए, कितना मार्जिन देना चाहिए टू गेट इट एक्सेप्टेड? एक तो ये है कि अपना बहुत सी जगहों पे हमने किया, इनिशिएटिव लेके आए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको उसका बेनिफिट बताएं लोगों को ना, ज़रूरी है। और ये टाइम वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ना। अभी आपके पास डेडलाइन आई है कि कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है आपने, ईआरपी का कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है आपने ना, तो आपको उसको रोल आउट करना है। रोल आउट करने से पहले पहले आप डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं उनको वो लेते हैं, कॉन्फिडेंस में लेते हैं ना। सबसे पहले आपने जो टीम लीड हैं या टीम को लीड्स कर रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इकट्ठा करके सबसे पहले उनको कन्विंस करें। ठीक है, फिर उनको कन्विंस करने के बाद वहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे। वो पूछेंगे कि इस सिस्टम को लेके आने का क्या मकसद है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है जी, वो सारा जब उनके बाद फिर आप उनकी टीम के तक लेके जाएं। ठीक है, और इन चीज़ों को, तो तभी आपका ये चेंज एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं है। चेंज को लेकिन एक्सेप्ट करवाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और सब लोगों को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एंगेज करना पड़ता है, उनको इसकी इसकी ऑनरशिप देनी पड़ती है, उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है। उसी के बाद फिर आपकी ये सारी चीज़ें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आते हैं।
सर ये अगर हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए हमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जैसे चेंज मैनेजमेंट है। जी तो जी चेंज मैनेजमेंट में भी जैसे आपने बताया कि पहले मैनेजरियल लेवल और फिर इंडिविजुअल्स को, तो हमें अगर कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करें तो पहले उनको ट्रेन करना है। तो सही। इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगी तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होगी, ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखो, इंडिविजुअली कोई डेवलप होगा ना तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट उसके प्रोफेशनल जो लाइफ है उसमें आना शुरू हो जाएगा, उसके रोल में आना शुरू हो जाएगा ना। और जब उसके रोल में वो डेवलप होगा तो इसका मतलब बाकी सारे लोग डेवलप होंगे, तो टीम डेवलप हो जाएगी, टीम डेवलप होगी, ग्रुप डेवलप होगा, डिपार्टमेंट डेवलप हो जाएगा, डिपार्टमेंट ग्रो करेगा। जब डिपार्टमेंट सारे के सारे एक पेज पे आ जाएंगे, एक चीज पे कन्विंस हो जाएंगे, तो फिर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी, वो डेवलप करेगी। ये नहीं हो सकता किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप अटैच्ड हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट जो ग्रो कर रहा है और दूसरे डिक्लाइन में जा रहे हो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही हो। तो बीइंग एन ओडी प्रोफेशनल, तो हमारी जो नज़र है, हमारी एंगेजमेंट है, हमारी इंटरवेंशन है, हर डिपार्टमेंट के साथ होती है, हर टीम के साथ होती है। और हर टीम के ऊपर हम इसको देख रहे होते हैं कि हमारी जो जो हम लेके आ रहे हैं, इंड्यूस करवा रहे हैं, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो क्या वो एक्सेप्ट हो रही है, उसकी एक्सेप्टेंस का लेवल क्या है। कुछ लोग ज़्यादा तेज़ी से एक्सेप्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग थोड़ा उनको पुश करना पड़ता है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन अब उन्हें सबको लेके चलना होता है, सबको साथ लेके चलना होता है। अल्टीमेटली जो लोग एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, जो लोग उस सिस्टम पे आ जाएंगे, वो अल्टीमेटली फिर आपके साथ वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हिस्सेदार हो जाएंगे। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली उनको फिर ऑर्गेनाइजेशन या तो स्विच करनी पड़ेगी या अपने रोल को फिर वो वहां से हटाना पड़ेगा ना। तो वो अल्टीमेटली सब लोग आ जाते हैं उसी डेडलाइन के अंदर। यही आपने प्लान करना है कि अपना डेडलाइन जो आपको मिली हुई है, जो टाइमलाइन आपको मिली है, उसके अंदर अंदर ये सारे के सारे प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट कर देना आपने। जी नेहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सॉरी, मैं बाहर थी एक्चुअली, मुझे जो है थोड़ा कनेक्शन का भी इशू था, तो इस वजह से मुझे पता नहीं लगा ठीक तरह से ठीक है। जब हम लोग डिस्कस करने वाले थे। मैं शुरू का थोड़ा सुना, बीच का मिस हो गया। एंड टॉपिक तो ऑन गोइंग जो रिटेंशन है उससे रिलेट करता है। जी बिल्कुल। तो ऐसा है कि मुझे तो स्लाइड्स थोड़ी सी गो थ्रू करनी पड़ेंगी, बट इट इज़ आई एग्री कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। और आज के टाइम के हिसाब से इम्तियाज भी इस पे बहुत एंगेज रहने की कोशिश करता है जी बिल्कुल। और कर रहा है। आई बिलीव वी आर डूइंग या समवॉट गुड इन द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट राइट। मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जी रेलेवेंट लगता है। ये लिंक करता है तो किस तरह से करता है, इसमें थोड़ा सा सर आप मुझे क्लैरिटी देंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये जितने भी हमने ना इंटरवेंशन कर रहे हैं ना, जितनी भी चीज़ें हमें आउटकम नज़र आ रहे हैं, और एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात कर रहे थे ना अगर, या कोई भी इनिशिएटिव्स हैं, तो अल्टीमेटली आपकी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग जो है वो इम्प्रूव होती जाती है। जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है ना, वो आपको टैलेंट रिटेन करने में भी हेल्प करती है। और ये सारी की सारी जो एफर्ट हम करेंगे ना ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, ये एम्प्लॉयर ब्रांडिंग को इंक्रीज करेगी। बेस्ट प्लेस टू वर्क बन जाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ना, जहाँ पे आना हर एक का ख्वाब होगा। वो ख्वाब क्यों होगा? बिल्कुल एम्प्लॉयर सही ब्रांडिंग बात। की वजह से ना। ठीक है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाह रहे होते हो, और या आपकी ख्वाहिश होती है कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन को हम ज्वाइन करें। क्यों ज्वाइन करते हो? इसी वजह से तो ज्वाइन करते हैं ना तो आप। ब्रांडिंग इज इनफ। एम्प्लॉयर एंगेजमेंट भी तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। जी जी बिल्कुल। ये इन सारी चीजों का जो आउटकम है ना, वो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग आप फेक तो नहीं कर सकते ना आप, फेक ब्रांडिंग सही तो नहीं है। कर सकते ना। किसी को एक दफा धोखा दे के आप अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन जब वो अंदर आएगा तो उसको पता लग जाएगा, वो नहीं रह सकेगा आपके साथ ना, वो चला जाएगा छोड़ के। ठीक है। तो ब्रांडिंग जो है ना, ये प्रोसेस का आउटकम है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनका आउटकम है ना। ठीक है। यानी आप कर लें आर्टिफिशियल किस्म की ब्रांडिंग कर दें, को सुर्खी पाउडर लगा दें और लोग अंदर आए तो पता लगे रियलिटी तो कुछ और है, तो फिर सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। तो एम्प्लॉय हाँ ब्रांडिंग बेसिकली हाँ आउटकम है इन सारे प्रोसेसेस का। चीज़ें कॉस्मेटिक हो वो अलग होती हैं, लेकिन रियलिटी में फिर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग ब्रांडिंग लॉन्ग लास्टिंग
आउटकम है। और जिन्होंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एंग्रो है, आपका इम्तियाज है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी ब्रांडिंग बड़ी अच्छी एस्टेब्लिश हो गई है, बड़े थोड़े अरसे में एस्टेब्लिश हुई है। लोग क्यों बिल्कुल जाते हैं इसके ऊपर, इम्तियाज के ऊपर अपनी ग्रॉसरी परचेज करने, और आप लोग पिंडी में क्यों आगे, आप पेशावर में क्यों आगे? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है ना, आपने ब्रांडिंग एस्टेब्लिश करनी है अपनी, ठीक है। तो और लोग अगर इम्तियाज की जॉब्स का ऐड आता है तो लोग जाना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं। डेट योर ब्रांडिंग, किसी भी वजह से ब्रांडिंग है, बिल्कुल अब उसको एग्री। आपने मेंटेन करना है ना, रिटेन करना है, तो मेंटेनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, आप इस सेशन को रिकॉर्डिंग में आपके साथ से शेयर कर दूंगा, और स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप रेज कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, तो आपको उसको रिप्लाई कर देंगे, और उसके बाद बात भी कर लेंगे मुझे। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। तो मैं आपके साथ थोड़ी देर में इसका मटेरियल शेयर कर देता हूँ, और मैं आपके साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। तो सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी आप रेज करना चाहें तो किसी भी टाइम पे रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस वीकेंड अहेड। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक के अंदर नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।